Now, if you add the charge of two up quarks, plus 2 by 3 plus 2 by 3 is equal to 4 by 3. Okay. And the charge present on down quark is minus 1 by 3 of the electron charge. So up 4 by 3 minus 1 by 3 is equal to 3 by 3 is equal to 1 plus 1. Okay. Plus 4 by 3 minus 1 by 3 is equal to plus 3 by 3 is equal to 1. Correct? Yes, sir. सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये दो U और एक D के मिलने से अप क्वार्क और दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क के मिलने से एक प्रोटॉन बन जाता है। ठीक है। और इस प्रोटॉन का मास कितना है? दो अप क्वार्क का मास प्लस एक डाउन क्वार्क का मास। तो मास कितना है? 2.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर सी स्क्वायर अप क्वार्क का, और डाउन क्वार्क का उससे लगभग डबल से थोड़ा ज्यादा है, 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। मास जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं। 1 मिली, इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 40 समथिंग केजी आ जाएगा। तो इतना उस अमाउंट को बताने की बढ़िया 2.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर सी स्क्वायर। तो दोनों को जो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4.6 हो गया प्लस 4.8, दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन का देखिए, न्यूट्रॉन में है दो डाउन क्वार्क, क्यों इसका चार्ज 0 हो गया? अब डाउन का क्वार्क का आप चार्ज देखिए -13, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, इसको दो डाउन क्वार्क है तो क्या हो गया -2/3, और एक अप क्वार्क है that is +2/3, -2/3 +2/3 both cancel each other, so the charge is 0 present on neutron. Correct? Yes, sir. Okay. अब शुरुआत में क्या हुआ था, अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन में ऐड कर दें, if proton and electron combine together, then also neutron arises. ध्यान से देखोगे, क्योंकि डाउन क्वार्ट्स का मास ज्यादा है, एक तो U है ही, कैंसिल आउट करो, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यानी UU प्लस D प्लस E। इलेक्ट्रॉन का देख लीजिए, ये है इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या होगा, U को रख दीजिए और ये D में कन्वर्ट हो गया, एक U क्वार्क, एक अप क्वार्क में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो वो डाउन क्वार्क बन गया। तो यहाँ पर 0.511 इसमें ऐड कर दिया, ओके, लेकिन मास नहीं बराबर हो रहा है, चार्ज जो है -3 हो जाएगा। चलो आप समझ लो कि एक प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन इफ एसिमिलेट हो गया देन इट विल बिकम न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन जो है दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से बना, न्यूट्रॉन जो है दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बना है। तो बाकी सब पार्टिकल्स का क्या काम है, ये सब स्ट्रेन, टॉप, चार्म, बॉटम, ये सब क्या है, टाउ, ये सब, ओके। तो इसके लिए चूंकि हम अभी बताया मैटर और एंटी मैटर दोनों क्रिएट हुए हैं, तो सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं दैट कैन बी डिवाइडेड। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फैमिली है। क्वार्क कितने तरह के हैं? 6 तरह के हैं। लेप्टॉन भी 6 तरह के हैं। गॉस बोसॉन 6 तरह के हैं। तो ये पार्टिकल्स का फिर एंटी पार्टिकल्स है, ओके। इन सब पार्टिकल्स के भी एंटी पार्टिकल्स है। और इससे फिर जैसे पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड बट द मास of the positron is equal to the electron, mass of the electron is equal to the mass of positron, पर चार्ज उल्टा है, ओके। उसी तरह जितने भी ये एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन सब का एंटी पार्टिकल्स है, और उस एंटी पार्टिकल के मिलने से एंटी मैटर बना है, और ये पार्टिकल के मिलने से, पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से मैटर बना है, ओके। आज समझ में? अब आगे चलें। प्रोटॉन का कंपोजिशन पूरा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, पार्टिकल फिजिक्स में जूलॉजी के हिसाब से आप समझते जाइए। तो देखिए ये दिस इज मैटर, मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एटम में चारों तरफ बाहर इलेक्ट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन
और प्रोटॉन के बीच में देखो ग्लूऑन है। ये सब स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है। न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 2 डाउन क्वार्क्स एंड 1 अप क्वार्क। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। तो ये है, तो ये जो है आपका क्रिएट हो गया। जैसे ही वो कॉस्मोस का एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुआ, तो मैटर में कन्वर्ट हुआ तो उल्टा जाओ अब इधर, तो उसमें क्वार्क और लेप्टॉन्स, गॉज बोसॉन्स, हिग्स बोसॉन, ये सब बने इसी टाइम पर विद इन 10⁻⁻43 सेकेंड्स। इसके फिर ये मैटर हो गए और इसके भी एंटी पार्टिकल्स दोनों बने या इस स्टेट में, इस स्टेज पर। उसके बाद जो है चूंकि बहुत ज्यादा हीट था, तो अभी भी जो है सो क्वार्क जो है असेंबल होकर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बना सकता है। तो अभी जो है इज ए सीथिंग हॉट सूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हुआ एक्सप्लोजन हुआ है जिस एरिया में यूनिवर्स है, वो अभी भी प्लाज्मा है, पूरा हॉट है, एक्सप्लोजन से बहुत हीट है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट है, एंड दिस इज ए सूप ऑफ, एंड हाईली डेंस भी है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का जो एनर्जी जो अब होने वाला है, मैटर होने वाला है, वो सब कंडेंस्ड है अभी भी उसी एरिया में। अभी तो एक्सपेंशन शुरू हुआ, तो बहुत ही डेंस है, सूप है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स जो है अब कंबाइन करेगा प्रोटॉन के साथ, ओके, तब जाकर के एटम्स बनेंगे, ओके। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखें आप, इलेक्ट्रॉन्स किसी से मिल के नहीं बना है, इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट एक पार्टिकल है, एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो उस समय क्या थे, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, ये सब एक साथ एग्जिस्टेंस में आए। इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, यानी ये सारे पार्टिकल्स एक साथ एग्जिस्टेंस में आए। क्वार्क, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वार्क, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आए यहाँ पर। और क्वार्क्स जो है असेंबल करके फिर प्रोटॉन्स बनाया, क्लम्प ऑफ फोन। अब सवाल उठता है फर्स्ट सेकंड, पहले क्या हुआ, 1 बिलियन ईयर्स तक सिर्फ हाइड्रोजन की ही प्रधानता रही, मुख्यतः हाइड्रोजन ही रहा, और स्टार का फॉर्मेशन होते रहा, क्योंकि 1 बिलियन साल में कोई स्टार क्रिएट होकर के उसका डेथ नहीं हो जाएगा। कम से कम एक स्टार जो है आपका 8 to 9 बिलियन ईयर्स, अगर सन के साइज का स्टार है तो सन का भी लाइफ जो है करीब 8 बिलियन ईयर्स, 8 to 9 बिलियन ईयर्स है। सन जिस समय से जन्मा उससे 8 9 बिलियन ईयर्स के बाद इसका हाइड्रोजन फ्यूल जो है खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, फ्यूजन जो है बंद हो जाएगा सन में। तो अभी आधा टाइम गुजर चुका है, आधा टाइम और है। और जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा, विथ एवरी 1 बिलियन ईयर्स sun will expand by 10%. sun's light intensity will increase by 10%। यानी आज से 1 बिलियन साल के बाद अभी जितनी गर्मी है धरती पर, अगर इसमें फिर पॉल्यूशन वगैरह नहीं बढ़ा, वो सब फैक्टर इंक्रीज नहीं करो, तो सिर्फ सन की वजह से 10% और बढ़ जाएगा, ओके। तो 10% इंटेंसिटी लाइट का हर बिलियन साल में बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे पृथ्वी भी पूरा हॉट होते चली जाएगी, ओके। और इसी तरह 1 बिलियन साल पहले अभी से 10% सन का लाइट कम था, ओके। अब जो है चूंकि स्टार का फॉर्मेशन होगा, तो एक स्टार बताए 8 to 9 बिलियन ईयर्स तक रहेगा, उसका लाइफ है। तो अभी फॉर्म ही हुआ है 1 बिलियन ईयर्स के स्पैन में, और तो अभी तो स्टार का, किसी स्टार का डेथ होगा नहीं, और नए एलिमेंट का क्रिएशन जो है स्टार के डेथ की वजह से हुआ, हाइड्रोजन हीलियम के बाद, ठीक है। हीलियम का भी स्टार के डेथ की वजह से क्रिएशन हुआ, लेकिन शुरू में कुछ हीलियम आ गया था। अब आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस ओके। तो हाइड्रोजन स्टार जो है, जो स्टार हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करते हैं, उनके क्रिएशन के बाद जब उनका डेथ होगा, यहाँ से फिर 8 बिलियन 9 बिलियन ईयर्स के बाद, तब जो है उसके कोर में अब हाइड्रोजन सब मिल करके हीलियम कन्वर्ट हो गया, टोटल हीलियम आ गया,
कन्वर्ट नहीं, फ्यूज होकर के। और हीलियम, अब वो स्टार हीलियम, अगर स्टार का अब डिपेंड करता है उस स्टार का मास कितना है। जैसे सन के बराबर का अगर मास है तो इट इज वेरी लेस लाइकली दैट सन विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन स्टार, इट इज वेरी लेस लाइकली। सन से अगर ज्यादा है मास, वो एक चंद्रशेखर लिमिट है, नहीं हम भूल रहे हैं, देयर इज वन लिमिट, उससे ज्यादा मास हो जाएगा तो दैट स्टार विल बी कन्वर्टेड इनटू सन से, लेकिन ज्यादा, शायद सन से 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए मास तब, क्योंकि उस समय फिर क्या होगा, जो हीलियम जनरेट हुआ है उसमें इनफ कोहेसिव ग्रेविटेशनल पुल हो जाएगा, मास की वजह से इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा कि वो फिर फर्दर कंडेंस होगा हीलियम, और फिर हीलियम के दो हीलियम के बीच में फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा एट द कोर ऑफ दैट स्टार, डाइंग स्टार। पहले हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया हीलियम में, स्टार का डेथ हो गया, फिर कुछ मिलियन साल तक चलते रहेगा, सिचुएशन क्रिएट होगा और फर्दर कंडेंस होगा, हीट बढ़ते जाएगा और एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा जहां पर, क्योंकि अब इसके हीलियम के फ्यूजन के लिए और भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, जो कि हाइड्रोजन के फ्यूजन के लिए जरूरी था, उससे भी कहीं ज्यादा चाहिए। तो वो और कंडेंस होगा, हीट उत्पन्न होगा, फ्रिक्शन होगा, ग्रेविटेशनल कोलैप्स होगा, तो फिर वहां हीट होगा। अगर सन से 1.5 गुना ज्यादा है उसका, अगर सन का है तो इट विल बी टर्न इनटू व्हाइट ड्वार्फ और डेथ हो जाएगा। ओके, लेकिन सन से ज्यादा है तो कार्बन, दो हीलियम में फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और दो हीलियम के फ्यूजन होने से फिर कार्बन बन जाएंगे। ओके, अब कार्बन एटम, अब कार्बन एटम क्रिएट हो गया, यानी एलिमेंट नंबर 4, सॉरी 6, नहीं, दो हीलियम 2+2 4 होता है ना, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट स्टार के कॉम्बिनेशन से इस एलिमेंट का फॉर्मेशन जो है स्टार में हुआ है। तो स्टार का बर्थ हुआ और स्टार का डेथ होने के बाद, उसके बाद वो एलिमेंट जो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एलिमेंट जो है फिर एक्सपेंड किया, वो सब बिखरा, फिर वो फिर कलेक्ट हुआ। तो कहने का मतलब आफ्टर 10 बिलियन ईयर्स ऑफ द 10 बिलियन साल के बाद बिग बैंग के सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। तो इस समय तक 10 बिलियन साल तक सारे एलिमेंट बन गए, सारे एलिमेंट नहीं, स्टार में टिल निकल, निकल तक जो है फ्यूजन होकर के, निकल के बाद का कहानी अलग है, उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। जैसे गोल्ड जो है, गोल्ड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, गोल्ड स्टार में नहीं बना, उसका अलग कहानी है। लेकिन निकल तक के सारे एलिमेंट सब स्टार में बने, उनके डाइंग कोर में फॉर्मेशन हुआ उनका। तो आप समझ लो आपके पास जो आयरन है वो किसी एक डाइंग स्टार में उनका फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द फ्यूजन, और वो फिर एक्सपेंड करके सुपरनोवा हुआ। तो अब सुपरनोवा के बाद गैस पार्टिकल्स फिर कंडेंस हुए इन दिस रीजन ऑफ द मिल्की वे, इट कंडेंस्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ, और उसमें उस क्लाउड में हाइड्रोजन का क्लाउड था और भी बहुत सारे हैवी एलिमेंट्स थे जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद अदर डाइंग स्टार से एलिमेंट बिखरे निकले, उनका कंडेंसेशन हुआ, और उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ एट द टाइम ऑफ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, अब जो है स्टार्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सी स्टार्टेड 1 बिलियन ईयर्स, ये सब चल रहा है। अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, 15 बिलियन ईयर्स का ये जो पीरियड है, इसमें 4 पॉइंट्स, यानी 1 बिलियन और इधर थोड़ा थोड़ा टाइम निकल गया, तो यहाँ 3.6 मान लो, यहाँ से 3.6 बिलियन ईयर्स वो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, सोलर सिस्टम का। एक साथ सन भी एक साथ फॉर्म हुए, प्रोटोटाइप ऑफ द अर्थ भी फॉर्म हुआ, ओके, एंड अदर प्रोटोटाइप्स ऑफ जुपिटर, वीनस, मरकरी, ये सब फॉर्म हुए यहाँ पर। क्यों फॉर्म हुए? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लाउड जो है कंडेंस किया, उस क्लाउड में सारे एलिमेंट थे 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट,
और उस क्लाउड का लाइटर हिस्सा जो था हाइड्रोजन, वो सब एक कोना में आ गया अलग होकर के, फिर वो कंडेंस हुआ और वो कंडेंस होकर के सन बन गया। ओके, तो उसमें अब हम चलेंगे। ये आप समझ गए सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मोटा मोटी ऊपर से। इसमें आपको यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बना है ये आप देख लोगे, टेबल में भी है। क्वार्क लेप्टॉन का अलग अलग टाइप है, इसके एंटी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, रिलेशन कौन सा फोर्स इसमें है, ठीक है, और फिर यूनिक प्रॉपर्टीज इसके। उतना जरूरी नहीं है फिजिक्स पर भी, जनरल नॉलेज के लिए यू कैन लर्न। नाउ कमिंग टू द लेटर पार्ट, so this is the way universe is explained, divided into various eras. This also I have explained atomic era, nuclear era, ये सब आते गया। ओके, पहले प्लैंक एरा था, यहाँ पर स्वेल किया, स्वेल करने के बाद यहाँ स्वेल करके इतना हुआ, अब एक्सपेंड करना शुरू किया। ओके, एक्सपेंड कर रहा है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स अपीयर्ड इन दिस, यहाँ प्लाज्मा स्टेट में है सारा मैटर। ओके, और एंटी मैटर भी है। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अपीयर हुए, फिर प्लाज्मा ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, न्यूक्लियाई सब यहाँ पर है। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, एरा ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, देन एरा ऑफ एटम्स, एटम्स ऑफ प्लाज्मा स्टार बिगिंस टू फॉर्म। लेकिन इस पिक्चर में थोड़ा इसमें मिस्टेक लग रहा है, 1 बिलियन साल तक एरा ऑफ एटम्स कह रहा है, एरा ऑफ न्यूक्लियाई जो है यहाँ, एटम का फॉर्मेशन जो है प्लाज्मा ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यही है, एटम्स दिखा रहा है ये इतना टाइम के बाद हुआ है। नो, फ्लाई फ्री एंड बिकम माइक्रोवेव, एटम्स फॉर्म यहाँ पर 3,09,000, फ्यूजन सीजेस, नॉर्मल मैटर, इसको डिस्कार्ड कर दो, दिस इज नॉट गुड, इसमें मिस्टेक है। चलो, so this picture explains in a stepwise manner what happened, okay, one after another incident before the big bang। क्या था, अल्फा सिंगुलैरिटी था, एक ही चीज था, ठीक है, ना टाइम है, ना स्पेस है, ना मास है, सिर्फ सिंगुलैरिटी है पूरा, ना मैटर है, ना एनर्जी है, एक ही चीज है, सब उसी में समाया हुआ है। हाईली कंप्रेस्ड एनर्जी है बिफोर बिग बैंग। एट द बिग बैंग अल्फा नोवा स्टिल वन रिलेटिव, स्पेस टाइम अभी भी एक दूसरे में गुथमागुथ है। इससे पढ़ोगे मैटी एंटी मैटर एरा, अब ये एनर्जी जो है मैटी एंटर मैटर में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद क्वार्क एरा, क्वार्क फॉर्मेशन हुआ। ओके, क्वार्क फॉर्मेशन कैसे हुआ, डायरेक्ट जो है मैटर और एंटी मैटर जब तब्दील हुआ एनर्जी, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में, मैटर अपीयर हुआ तो वो क्वार्क के रूप में अपीयर हुआ। उसके बाद क्वार्क आया, उसके बाद फिर एटम्स बने, क्वार्क के बाद फिर फोटोन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एरा, क्वार्क के बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, फिर न्यूक्लियस बना, फिर एटम बना, एटम के बाद फिर स्टार फॉर्मेशन हुआ, फिर पीक स्टार फॉर्मेशन एरा, ये बाद में आया 1 बिलियन साल के बाद। एक्सिलरेशन एरा, इसमें एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स बिकम फास्ट, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे जैसे एंटी मैटर जो है बढ़ते जा रहा है, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज आल्सो हैपनिंग। So it has been thought by the scientists that this antimatter is actually the pulling force behind this expansion. At present 85% of the universe is antimatter. मैटर और एंटी मैटर दोनों एक, तो ये एंटी मैटर यूनिवर्स में है कहाँ, तो क्वेश्चन मार्क है, मिस्ट्री है, कहाँ है, हम जानते हैं कि है, लेकिन कहाँ है ये हम नहीं जानते, ये स्पेस में कहीं है। ओके, और एंटी मैटर और मैटर दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, क्योंकि दोनों एंटी एनर्जी है। अगर एंटी मैटर पॉजिट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया मैटर, पॉजिट्रॉन निगेटिवली चार्ज प्रोटॉन समझ लो, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, लेकिन मास में दोनों में बहुत अंतर है, दोनों एंटी पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मास है इलेक्ट्रॉन के बराबर और प्रोटॉन का मास है इस प्रोटॉन का मास क्वाइट लार्ज, मोर देन इलेक्ट्रॉन। ओके, सॉरी, तो अगर पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन को
नजदीक ले आया जाए इतना आपस में, तो क्या होगा, बोथ विल डिसअपियर। ये मैटर जो है दोनों डिसअपियर हो जाएगा। यानी मैटर और एंटी मैटर अगर नजदीक ला दिया जाए कांटेक्ट में, ये तो दोनों का मास जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जैसे क्रिएशन के टाइम में एनर्जी से दोनों क्रिएट हुआ अलग अलग, मैटर और एंटी मैटर, उसी तरह अगर मैं उस समय क्यों अलग हुआ, किस फोर्स ने उसको तोड़ के अलग किया, वी डोंट नो। लेकिन एट प्रेजेंट इफ यू मैटर और एंटी मैटर को नजदीक लाओगे, दोनों फ्यूज हो जाएगा और मास गायब हो जाएगा। और आइंस्टाइन का फॉर्मूला इज इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से दोनों का मास मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर का मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर स्पीड ऑफ द लाइट, वो जो वैल्यू आएगा उतना एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, बॉम्ब के जैसा। मोर मतलब हाइड्रोजन बम और आपका ये यूरेनियम बम फ्यूजन वाला, उससे भी कहीं ज्यादा मैग्नीट्यूड में एनर्जी रिलीज होगा। ओके क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके हाइड्रोजन के फ्यूजन से जो हीलियम बन रहा है उसमें पूरा मास तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। दो हाइड्रोजन का मास जो है कंबाइन होकर के, फ्यूज होकर के उससे कम एक हीलियम का मास बना, दोनों को जोड़ने के बाद, और जो रेस्ट बन गया बचा मास वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। जैसे सन में एवरी आवर 540 मिलियन एवरी सेकेंड 540 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू 500 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम। 540 से 500 में कन्वर्ट हुआ, तो ये 40 जो है ये लॉस हुआ और वही एनर्जी बन करके हमारे तक पहुंच रहा है। 40 मैटर जो लॉस हुआ। तो सन का मास जो है ये जैसे जैसे टाइम बीत रहा है सन का मास धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके और लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रहा है। ओके आ रहा है समझ में? यस। बोर हो गए आप लोग? नो सर। चलो अब बायोलॉजी में घुसेंगे, बस बस चिंता मत करो। स्टार और अभी स्टार फॉर्मेशन हो गया, सन का फॉर्मेशन, फिर अर्थ का, फिर मून का, उसके बाद हम बायोलॉजी में घुसेंगे। अर्थ के अंदर जब आ जाएंगे फिर तो देखिए कैसे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, ये पिक्चर में बताया गया है, आपको एक्सप्लेन किए ही हम। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो इट ऑल बिगेन अबाउट, दिख रहा है आपको ये छोटा अक्षर, नासा का पिक्चर है ये, दिख रहा है आपको? यस। इट ऑल बिगेन अबाउट 0.6 बिलियन, 4.6 बिलियन साल पहले शुरू हुआ ये सारे घटनाक्रम, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। पहले ए विस्पी क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, गैस है और डस्ट है, यानी सॉलिड है, गैस भी है, ठीक है। और ये कंडेंस होगा, ये इतना ज्यादा विशाल गैस और का बादल है डस्ट का, इसमें पूरा सोलर सिस्टम का मैटर है, इतना विशाल है 4.6 बिलियन। लेकिन ये सब क्या है, कंडेंस नहीं है, डेंस नहीं है, ये बादल के रूप में है। ओके उसके बाद क्या होता है, दिस क्लाउड वाज ए स्मॉलर पार्ट ऑफ ए मच बिगर क्लाउड। ये क्लाउड जो है, ये भी क्लाउड जो पूरे सोलर सिस्टम का क्लाउड है, ये भी बहुत ही छोटा क्लाउड है। किसके संदर्भ में? गैलेक्सी का जो क्लाउड है, बहुत बड़ा क्लाउड है जो गैलेक्सी का, मिल्की वे का क्लाउड है। उस क्लाउड के अंदर फिर ये एक क्लाउड है। गैलेक्सी वे का जो क्लाउड है वो थोड़ा कम डेंस है, वो ज्यादा फैला हुआ एक्सपेंड किया। उस क्लाउड के अंदर थोड़ा सा ज्यादा डेंस क्लाउड ये है जिसमें सोलर सिस्टम बनेगा, ठीक है। ये गैलेक्सी का फील्ड है, इसके अंदर ये क्लाउड है। अब जो है एट सम पॉइंट पार्ट ऑफ द क्लाउड कोलैप्स्ड इन ऑन इटसेल्फ। कुछ समय के बाद ये क्लाउड जो है अपने आप ही कोलैप्स करने लगा, यानी सिकुड़ने लगा, डेंस होने लगा, इकट्ठा होने लगा क्लाउड। कारण ये भी हो सकता है ग्रेविटेशनल पुल, ये क्लाउड इतना विशाल है, बीच में
सेंटर पर डेंस हुआ पार्टिकल, फिर वो पार्टिकल सेंटर पर जो डेंस हुआ अपने चारों तरफ जो है उसको ग्रेविटेशनल पुल किया, फिर वो डेंस हुआ, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जो है सो इसका फोर्स गया रेडियली सेंटर से। सेंटर में सब कोलैप्स करते करते ये क्या बना, रिजल्टिंग ए फ्लैट स्पिनिंग डिस्क ऑफ डस्ट एंड गैस। डस्ट एंड गैस का एक फ्लैट स्पिनिंग डिस्क बन गया। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स व्हेन हाइड्रोजन एटम फ्यूज इनटू हीलियम। और फिर जब इस तरह से डिस्क बन गया, बीच में एक कोर है, लाइटर एलिमेंट्स जो थे हाइड्रोजन सब एक तरफ चले गए, बीच में कोर में कंडेंस हो गए, और फिर धीरे धीरे ये कंडेंस होते होते और ज्यादा ग्रेविटेशनल कोलैप्स हुआ, अंदर की ओर कोलैप्स करते गए। उससे क्या हुआ, हीट बढ़ते गया इनके अंदर, हीट बढ़ते बढ़ते डेंसिटी बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो है स्मॉल एरिया में कंडेंस कर दिया गया। तो सन भी जो है, एक्चुअली सन भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो भी समझो स्मॉल है, गैस का बादल उससे भी बड़ा था, वो सब कंडेंस होके सन के साइज में आया। ओके, तो इतना हीट हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो जिस तापमान की आवश्यकता थी वो तापमान पहुंच गया, और हाइड्रोजन जो है फ्यूज करना शुरू कर दिया हीलियम में। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन मिलकर के 2 हीलियम बनाया और बीच में एनर्जी रिलीज हुए। अब when enough material collected at the disk center, nuclear fusion began, our sun was born. It gobbled up 99.8% of the material. यानी सन के पास पूरे सोलर सिस्टम का जो बादल था उसका 99.8% मटेरियल सन जो है अपने में ले लिया, और ये सब हाइड्रोजन थे, थोड़ा सा अदर एलिमेंट्स भी हो सकता है, मोस्टली हाइड्रोजन। अब द मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड, यानी 0.2% जो बचा मटेरियल, उस मटेरियल से द मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय द सन, वो मटेरियल भी क्लम्प हुए, क्योंकि उस मटेरियल में हाइड्रोजन कम था। हाइड्रोजन थे लेकिन हाइड्रोजन भी थे लेकिन ज्यादा, जो जो हाइड्रोजन कोलैप्स कर गया सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया, जो हाइड्रोजन वो तो चला गया सन के साथ, वो अब एज ए फ्यूल यूज हो जाएगा। इस क्लाउड पार्टिकल का कोई, क्लाउड का कोई दूसरा एरिया जहां पर हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स थे वो बच गए 0.2% में, वो अलग हो गए। ओके, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में, सन के कोर में नहीं चले गए, सरफेस पर। clump together into bigger and bigger pieces. जो 0.2% जो बच गया वो फिर वो बादल जो था वो फिर छोटा छोटा क्लम्प बना, उनका अलग अलग क्लम्प बना, 0.2% का भी हिस्सा, वो सब अलग अलग प्रोटोटाइप प्लैनेट्स बने। ओके, these clumps became planets, dwarf planet, asteroids, comets and moons. ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला पार्टिकल जो बना वो प्लेनेट कहलाया, जो उससे छोटा था वो ड्वार्फ प्लेनेट जैसे प्लूटो, और एस्टेरॉइड्स जो कि बहुत ही छोटा हिस्सा है, मतलब वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एस्टेरॉइड जो है चक्कर विल बी रिवॉल्विंग अराउंड सन, कॉमेट्स आल्सो विल बी रिवॉल्विंग अराउंड सन, मून्स जो है वो एस्टेरॉइड से बड़े हैं, लेकिन मून जो बने हैं वो फर्दर सेकेंडरी कॉलिजन से बने हैं, तो सेकेंडरी कॉलिजन की वजह से ये अब प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो प्राइमरी जो हुआ था, सेकेंडरी कॉलिजन नहीं कहेंगे इसको, बाद में प्लैनेट से एक प्रोटोटाइप प्लैनेट से एक खगोलीय पिंड जो है टकराया। एक सेकंड।
आवाज आ रही है क्या आपको? Yes. ओके, ठीक है। फिर बाद में कौन सा प्लेनेट सन के नजदीक आया, कौन सा दूर गया, क्योंकि दो तरह के सरफेसेज हैं प्लेनेटरी सरफेस। एक रॉकी, जो भी मतलब आपका ऑब्जेक्ट है आकाश में, जो खगोलीय पिंड है, चाहे तारे हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे मून, दो तरह के हो सकते हैं। एक तो सॉलिड हो सकता है, दूसरा गैस। दो ही स्टेट में। रॉकी यानी सॉलिड स्टेट में है तो रॉकी, रॉकी सरफेस होगा। और गैसियस में पूरा गैस है, उसमें कोई सरफेस ही नहीं है, पूरा गैस का डेंस गुब्बारा जैसा वहां गैस पूरा जमा है। तो ऐसे प्लैनेट जो गैसियस हैं वो चले गए दूर सन से। गैसियस, ये सारे गैसियस प्लैनेट्स हैं। नेपच्यून, प्लूटो को छोड़ दीजिए, प्लूटो रॉकी है लेकिन वो ड्वार्फ प्लैनेट है, सबसे दूर, उसको प्लैनेट कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो उसके बाद नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर, ये सब गैसियस प्लैनेट है। जुपिटर के बाद मार्स। मार्स रॉकी है, पथरीला है, उसके सतह पर उतर सकते हैं, जुपिटर पर नहीं उतर सकते। उतरने से पहले ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके वायुमंडल में ही नष्ट कर देगा, जिस भी यान को भेजा जाए। तो जुपिटर पर जाना असंभव है। आपका मार्स पर जा सकते हैं, रॉकी है, वहां उतर सकते हैं, इतना बड़ा मुश्किल से गया मार्स पर। फिर अर्थ, हमारा अर्थ रॉकी है, मार्स के बाद अर्थ है रॉकी। अर्थ के बाद क्या है? वीनस, वीनस इज ऑल्सो रॉकी। उसके बाद मरकरी, मरकरी इज ऑल्सो रॉकी। तो ये इतना रॉकी है। मार्स के बाद सब गैसियस प्लेनेट है, प्लूटो को छोड़ के। ओके, अब आगे चले हम लोग। प्लेनेट का फॉर्मेशन हो गया, अर्थ का फॉर्मेशन हो गया, अभी प्रोटो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। आ रही है आवाज? Yes, sir. तो यही अभी हम फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बोले। ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज नेबुलर थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम. What it says, according to the nebular hypothesis, stars form in massive and dense clouds of molecular hydrogen. Giant molecular clouds, GMC. इसी GMC giant molecular cloud से सन का फॉर्मेशन होगा. They are gravitationally unstable and matter coalesces to smaller denser clumps within. और इस लार्ज क्लाउड के अंदर भी स्मॉल कोलैप्स है, क्लम्प है, ओके, ऑफ गैस। वो स्मॉल क्लम्प एंड कोलैप्स बन गए प्लैनेट्स। और इस जीएमसी के अंदर एक कोई लार्ज क्लाउड है, वो बन गया स्टार, denser clumps within which then proceeds to collapse and form stars. Star formation is a complex process which always produces a gaseous protoplanetary disk. Gaseous protoplanetary disk, यानी स्टार के चारों तरफ एक डिस्क है, इसके ग्रेविटेशन की वजह से, जो कि स्टार का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये इसी डिस्क में सारे मैटर है, 0.2% जो लेफ्ट है, इसी को बोल रहा है प्रोटोप्लैनेटरी। इसी से सारे प्रोटोप्लैनेट्स बने हैं, इस डिस्क से। डिस्क अराउंड द यंग स्टार, दिस मे गिव बर्थ टू प्लैनेट्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर नॉट वेल नोन. Thus, the formation of planetary system is thought to be a natural result of star formation. तो स्टार फॉर्मेशन होने के साथ साथ प्लेनेट का भी फॉर्मेशन नेचुरली हो जाएगा, क्योंकि स्टार फॉर्मेशन के साथ साथ ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी बन जाता है। कोलिजन थ्योरी है, दिस इज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, दिस इज एक्सेप्टेड। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम स्पेकुलेटिंग दैट प्लैनेट्स हैड बीन क्रिएटेड बाय कॉमेट्स कोलिजन विद द सन. ओके, so this is not accepted. Now
प्रोटो अर्थ का फॉर्मेशन हो गया इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से, और भी सारे प्लैनेट्स का। अर्थ जो है, प्रोटो अर्थ जो है, बाद में फिर थिया नाम के एक प्लैनेट से टकराया। थिया कहाँ गया टकराने के बाद? अर्थ पहले छोटा था, थिया से टकराने के बाद थिया का कुछ हिस्सा अर्थ में समा गया और कुछ हिस्सा थिया का टूट करके मून बन गया। ओके, तो दैट मीन्स मून, थिया टूट करके सम पार्ट ऑफ द थिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन अर्थ एंड सम पार्ट इज इन मून। ओके, ये मून हो गया, अर्थ एंड मून। और यही माना जाता है कि वाटर जो है थिया में था और टकराने के बाद सारा वाटर जमीन पर रह गया, छूट गया, और जो बच गया तो कुछ थिया वो चला गया मून बन के अलग हो गया। एंड देन मून स्टार्ट, क्योंकि ये तो बड़ा बड़ा प्लेनेटरी बॉडी था, इनके टकराने से इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ, पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, टूट फूट करके सब, इसका पूरा मेंटल कोर सब उलट पलट हो गया था। सब मिक्स हो गया है। बाद में फिर स्पिन होकर के हैवियर मेटल्स एलिमेंट्स जो हैं वो फिर कोर में गए वापिस, और लाइटर एलिमेंट्स जो हैं फिर ऊपर आए क्रस्ट में। लेकिन पहले जब इम्पैक्ट हुआ तो पूरा वर्टिकली मिक्सअप हो गया था। दिस स्टेज देयर वाज नो लाइफ, अभी लाइफ की उत्पत्ति हुई नहीं है, अब मून का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? वाटर आ गया थिया से, इसीलिए आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये कहा जाता है कि चंद्रमा पर भी पानी हो सकता है, तो चंद्रमा भी थिया से आया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इतने सालों के बाद चंद्रमा पर जो पानी है वो लॉस भी हो गया, क्योंकि अगर इवेपोरेट होकर के वाटर अगर यहाँ से निकलेगा गर्मी की वजह से, कुछ तो सनलाइट यहाँ पर पड़ता है, ये चंद्रमा भी पर भी गर्मी होती, जो हिस्सा सन को फेस करता है, तो वो वाटर इवेपोरेट होकर के, चूंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो कैद करके रख नहीं सकता है चंद्रमा अपने पास, तो वो स्पेस में लॉस हो गया थिया का वाटर जो था चंद्रमा पर। लेकिन चंद्रमा के ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, और वो हिस्सा चंद्रमा का एक हिस्सा ऐसा है दक्षिणी ध्रुव के पास जो कि सन को कभी फेस नहीं करता, वहां हमेशा डार्क रहता है। ठीक है, तो उस डार्क हिस्से में पानी है,